Good morning, students. Most welcome in Hortus Botanica. Yes, your dream classroom of botany. Today we are in E-Barge, exploring botany A to Z. And you all know we have started 12th class, chapter 1 from unit 6, reproduction. In the first lecture, we studied about lifespan. You all know about that, right? After that, it's our second lecture, lecture 2, where we will discuss today about reproduction, asexual reproduction, its modes like binary fission, budding, and sporulation, that is multiple fission. Fine. So, I am very happy and thank to you that in first lecture we got so many appreciation from your side. Good. Thank you very much for your good appreciation. Now start the second topic of reproduction in organism. Reproduction. So first of all, what is reproduction? Right? So how will you define रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिफाइन करें, प्रजनन की बात हो रही है तो कैसे डिफाइन करें हम इसको? राइट, so what happens? An organism give rise to offspring similar to itself is called reproduction. By name it is very much clear. Reproduction कुछ नया चीज नहीं होना, दोबारा एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म होता है उसको जन्म देता है, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. अभी बड़ा कॉमन क्वेश्चन याद आता होगा आपको जब आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि क्या ये रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो सकती है या नहीं हो सकती. क्या कुछ याद आ रहा है आपको? बिल्कुल. ये यदि आप याद आ रहा हो तो चलो याद कंटिन्यू करो, याद करें कि ये नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. तो भी इतना इम्पोर्टेंट हम क्यों दे रहे हैं? आखिर क्या इम्पोर्टेंस है इस रिप्रोडक्शन का? क्यों एनसीईआरटी में सबसे पहले रिप्रोडक्शन चैप्टर्स को दिया गया? क्या कारण है कि जेनेटिक्स इसके बाद आने वाला है, इसकी पहले रिप्रोडक्शन की चर्चा की गई? क्योंकि रिप्रोडक्शन का भी जो जन्म हुआ है वो इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए हुआ था कि कोई ऑर्गेनिज्म जब जन्म ले रहा है तो अपने पेरेंट्स के जैसा क्यों दिखता है. यदि बच्चे के अंदर कुछ वेरिएशंस आ रही है, वो वेरिएशंस क्यों हो रहा है? कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो फादर और मदर में नहीं है, फिर भी बच्चे के अंदर आ गया, ये कुछ म्यूटेशन के कारण भी हो सकता है. ऐसा क्यों हो रहा है? कब होगा? जब बच्चे ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा. तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी क्रूशियल चैप्टर रिप्रोडक्शन टू कनेक्ट your further genetics as well as ecology also, because आपने जरा पढ़ा होगा कि जीनोटाइप के साथ साथ इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट होता है वही तो फिनोटाइप होती है. ओके, तो फिनोटाइप जो है वो इम्पैक्ट है जीनोटाइप ऑफ इन्वायरमेंट का. इन्वायरमेंट में इकोलॉजी, जीनोटाइप में जेनेटिक्स, और जो दिख रहा है ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो रहा है ह्यूमन से, दिस इज रिप्रोडक्शन. सो हाउ वेरी गुड लिंकेज एंड एनसीईआरटी बोर्ड हैज गिवन दिस सिलेबस, राइट? बाय द वे, आइए हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन. यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी होगी कि ये क्या करता है. reproduction ensures the
continuity of species generation after generation। अब आप समझे, ये कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि बर्थ हुई है और बर्थ के बाद बॉडी जुवेनाइल होता है, जुवेनाइल के बाद मैच्योर्ड हुआ, मैच्योर्ड के बाद उसने रिप्रोडक्शन करी, ठीक है, और रिप्रोडक्शन के बाद वो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाया। यही न्यू ऑर्गेनिजम्स इज द प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर इसके बाद याद होगा, मैंने पढ़ाया था आपको कि ये फिर क्या होगा, ये फाइनली सेनेसेंस हो जाएगा, फिर ये एडिशन हो जाएगा और फाइनली बॉडी की डेथ हो जाती है। और हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि डेथ इज sure and certain for all organisms except single cell organisms। तो यहाँ पर इस बर्थ के कारण डेथ तो आया, लाइफ साइकिल पूरी हो गई और छोड़ा क्या, न्यू ऑर्गेनिज्म। यही न्यू ऑर्गेनिज्म एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कंटिन्यूड होता जाएगा। दैट्स व्हाई वी से ये रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है स्पीशीज के कंटिन्यूटी को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लाइफ में आगे सबको ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन जरूरी है किसके लिए, स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इज इट क्लियर? चलिए आइए अब सेकंड पॉइंट इसको डिस्कस करते हैं। इन सेकंड पॉइंट we will discuss कि किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज है वो तो होती रहेगी, क्या ऑर्गेनिज्म जैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज है जो कॉमन होगी। बेशक उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल कॉमन है। What is that? That is J, R, S। हाँ, ये है फेजेस ऑफ क्लाइमेट में कोई अंतर नहीं आएगा। आप समझे? तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज की बात कर रहा हमने, जनरेशन आफ्टर जनरेशन की बात कर रहा हमने। ये कहाँ देखा, ये होगा अमॉन्ग डिफरेंट स्पीशीज में। फिर भी मैं बात करने जा रहा हूं, क्या ये शेयर करते हैं कॉमन पैटर्न। व्हाट इज द प्रोसेस विच इज कॉमन अमॉन्ग ऑल दी ऑर्गेनिजम्स, ये डिस्कस करना चाहते हैं। अब समझे आप क्या देखा? अब देखो, बर्थ की बात हो गई, बर्थ से अभी आपने देखा जुवेनाइल आया, जुवेनाइल से चलो मैच्योर्ड हो गई बॉडी, मैच्योरिटी के बाद रिप्रोडक्शन हुआ, और अभी हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन से एब्स्टिशन होगा, सेनेशन होगा और बॉडी की डेथ हो जाएगी। अभी रिपीट करा हमने, अब आप समझे फिर से क्या होगा। ये जो बॉडी रिप्रोड्यूस हो रहा है, राइट, ये क्या करेगा, सपोज करो इसने अपनी पहली जनरेशन रिलीज करी, ठीक है, तो जनरेशन आया इसका G1, ये इसके बाद G2, इसके बाद G3। आप क्या देख रहे हो, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस स्पीशीज की जो कंटिन्यूटी है ये मेंटेन रहेगी। तो आपने एक तो एस्पेक्ट देख लिया, आपने पहला एस्पेक्ट क्या देखा आपने कि भाई ये क्या शो किया, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज।
दूसरा आपने देख लिया जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये भी हो गई बात। अब बात हो रही है कि कैसे कोई भी स्पीशीज हो ये तो होना ही होना है, वेरिएशन के साथ होगा, लेकिन एक चीज ऐसी है जो सब में कॉमन है, वो कॉमन चीजें क्या है डाइवर्सिटी के साथ। एग्रीकल्चर ये जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजी में हो सकती है, उसके फिजियोलॉजी में हो सकती है, उसके इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस है उसमें हो सकती है, राइट। अब आप देखें इसमें तीन बातें समझने की है फिर से। पहला आपने देखा कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, ये तो हो गई। दूसरा जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलेगा, ये भी बात समझ आ गई। तीसरी बात है कि इसके अंदर डिफरेंसेस आ रहा है। ये डिफरेंसेस क्या क्या आ सकता है? ये आ सकता है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, so this may be the morphological changes, it may be physiological changes, या कोई अदर फैक्टर्स भी हो सकता है जो इन्फ्लुएंस करे। और आप देखेंगे इस लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये सारे चेंजेस होंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, जब ये सारे चेंजेस होंगे तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? उस चेंज के अकॉर्डिंगली अपने को इवॉल्व करेगा। क्यों इवॉल्व करेगा? ताकि वो अपनी बॉडी को रिप्रोड्यूस कर सके, मल्टीपल कर सके और सक्सेसफुली रिप्रोडक्शन उसकी एग्जीक्यूट हो। बात समझे? इसका मतलब ये हुआ कि ये चेंजेस जो है ये एक प्रकार का उनका क्या होगा? एडेप्टेशन क्रिएट करेगा, और इसी एडेप्टेशन के कारण ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इवोल्यूशन होगी, और ये इवोल्यूशन इसलिए होगी ताकि ऑर्गेनिज्म अपने को मल्टीप्लाई कर सके। ये भी एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने इतिहास में दिया समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे चेंजेस आएगी, एडेप्टेशन होंगे, इवोल्यूशन का कारण बनेगा। क्यों? ताकि बॉडी मल्टीप्लाई कर सके। लेकिन सभी के बावजूद एक चीज ऐसा है जो सब में कॉमन पैटर्न शेयर करता है कि भाई ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे माइन्यूट हो, चाहे वो माइक्रो हो या मेगा लेवल पे हो, उसकी लाइफ स्पेन छोटी क्यों ना हो, उसकी लाइफ स्पेन लॉन्ग क्यों ना हो, हर लेवल पे आप देखोगे कि भाई उसमें वेरिएशन है। फिर भी हर ऑर्गेनिज्म को तीन फेज को इवॉल्व करना ही पड़ेगा। दैट इज जुवेनाइल स्टेज सबसे पहले, उसके बाद हार्मोनल चेंजेस होंगे, इन्वायरमेंटल चेंजेस आएगी, और फिर वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएगा। एंड देन आफ्टर वो सेनेसेंट स्टेज हो जाएगा, एंड फाइनली बॉडी विल कोलैप्स, डेथ हो जाएगी। तो कॉमन प्रोसेस जो है वो कौन है? जुवेनाइल का, रिप्रोडक्टिव का और सेनेसेंस का। तो बेशक बहुत सारे डाइवर्सिटीज होंगी, इवोल्यूशन होगा, फिर भी ये जो तीन पैटर्न है, इस तीन पैटर्न के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी। दे विल शेयर द कॉमन पैटर्न ऑफ लाइफ स्पेन फेजेस। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरीके से आपने देखा वे रिप्रोडक्शन जो है वो इंश्योर करती है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को, पहली बात। दूसरी बात आपने देखी जनरेशन टू जनरेशन ये मेंटेन करेगी। बेशक ये डिफाइंड प्रॉपर्टीज नहीं है, बट एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज के लिए दिस इज वेरी वाइटल प्रोसेस। फाइन। अब ये बात कि क्वेश्चन आता है ये रिप्रोडक्शन होता कैसे? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? याद कीजिए क्लास 10 में भी आपको पढ़ना था, यही हेडिंग थी। क्या हेडिंग थी? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, राइट? ये समझना है। अब आइए इसका मतलब अपने यहाँ क्वेश्चन भी बन के आते हैं कि क्या कारण है कि भाई रिप्रोडक्शन जो हो रहे हैं ये किन किन बातों पे डिपेंड कर सकता है? कॉजेज दैट इन्फ्लुएंसेस रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या लगता है आपको? सोचो आप, टेल मी, गिव मी एनी वन कॉज। हाँ सोचो, हाँ बताइए क्या सोच रहे हैं आप?
ठीक है, यस मैं देख पा रहा हूँ, लोग लिख भी रहे कमेंट, गुड, बहुत अच्छी बात। देखो तो अपने पास नेक्स्ट पैटर्न ये है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये रिप्रोडक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन, कौन कौन सी वो फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर आता है दिस इज हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कहाँ है, किस जगह पे रहता है, उसका आवाज क्या है, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस रिप्रोडक्शन। सेकंड आता है इंटरनल फिजियोलॉजी, ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी जो फिजियोलॉजी है, इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, इन बातों पे भी डिपेंड करेगा कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे कर रहा है वो, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है। देन जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप जैसा होगा वैसा ही तो उसकी मॉर्फोलॉजिकल भी बिहेवियर्स होगी, चेंजेस आएगा, स्ट्रक्चर्स होंगे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के साथ और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, वी कैन से अदर फैक्टर्स। इसी अदर फैक्टर्स में we can discuss about environment and so many external or internal factors. तो हमने क्या देखा, we have these 4 important factors जिसके ऊपर रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है, वो बताएगा कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। पहला बताया आवाज। अब देखो जो जहाँ रहेगा उसी तरह से उसकी मॉर्फोलॉजी होगी, जैसा मॉर्फोलॉजी होगा वैसा ही उसका सेक्सुअल बिहेवियर्स होंगे, राइट। और वो सेक्सुअल बिहेवियर किसको बताएगा, उसकी जो एक्टिविटीज है वो किससे डिसाइड होगी, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी से डिसाइड होगी। इस तरीके से ये सारी चीजें जो बॉडी के अंदर हो रही है वो कौन रेगुलेट कर रहा है, जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक मेकअप उसको रेगुलेट कर रहा है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है अदर फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब सोचो, एक गेस करो, ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है ये बहुत क्रूशियल है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं अदर फैक्टर में इन्वायरमेंट का। ये जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल किस तरीके से जो इन्वायरमेंट है ये दो तरह से, या तो ये फेवर कर सकता है या ये प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, रेजिस्टेंसी उत्पन्न करेगा, राइट। किसको, रिप्रोडक्शन को। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। अब याद करें दीपावली के समय क्या होता है, दीपावली के आसपास आप देखें, दीपावली के 1 वीक पहले तक आप देखेंगे इतनी ज्यादा इंसेक्ट्स आ जाते हैं, राइट ना। आपको लगेगा पूरा इंसेक्ट्स का एरा आ गया, युग आ गया, यार हम कैसे रहेंगे, कैसे घर में बैठेंगे, इतनी इंसेक्ट्स आ जाती है लाइट के ऊपर, खासकर रात में तो और ज्यादा बढ़ जाता है, याद करो आप। इसका मतलब क्या हुआ, उस समय इंसेक्ट्स को इन्वायरमेंट प्रमोट कर रहा है, भाई मैक्सिमम ओवर प्रोडक्शन कर सकता है, उसकी जो बायोटिक पोटेंशियलिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन फिर आप समझिए इसका मतलब यहाँ पर इन्वायरमेंट ने क्या किया, उसको कॉपरेट किया, इन्वायरमेंट फेवर रिप्रोडक्शन, राइट। लेकिन फिर आप सोचो जैसे ही दीपावली खत्म होने होती है 1 वीक के अंदर ही आप देखोगे उसका पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन है वो लगभग लॉस्ट हो जाता है। मीन्स टू से इट शोज ग्रोथ कर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर, ऑल ऑफ सडन द ग्रोथ कोलैप्स, राइट। इसका मतलब कोलैप्स हुआ, एनवायरनमेंट अलाउ नहीं कर रहा है उसके रिप्रोडक्शन को, उसकी बायोटिक पोटेंशियलिटीज को। मीन्स टू से एनवायरनमेंट शोज रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड environmental resistance, right?
तो एक बार तो आपने देखा इन्वायरमेंट ने कोऑपरेट किया, जबकि दूसरी बार इन्वायरमेंट ने क्या करा, मना कर दिया इसको, राइट। सो इन्वायरमेंट आल्सो प्ले वेरी वाइटल रोल। अब बच्चे को एक बार अभी तो मैंने समझा दिया, तो जो होता है सर याद हो गया, बस बात करी और दिमाग से निकल गई। लेकिन कुछ ऐसी बातें मैं छोड़ के जाऊंगा जो दिमाग में चलता रहेगा, अब भूलोगे नहीं। क्या नहीं बोलोगे? अब चलो एक से डिस्कस करते हैं कैसे याद रहेगा कि भाई 4 फैक्टर्स होते हैं, इसका कैसे याद रखना। HIP, हिप समझते हो ना? हिप क्या होता है? बच्चे भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। हिप गो, देखो भाई, हिप गो, हिप जब चलेगा, गो होगा, तो अपने आप बहुत सारी चीजें होती रहेगी और उसके कारण रिप्रोडक्शन भी चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ हिप गो हुआ, रिप्रोडक्शन भी होगा। ये हिप गो क्या है? H stands for yes, habitat of the organism. I stands for internal physiology. G for genetic makeup and O for other environmental factors. तो क्या क्या रखना आपने? हिप गो, हिप चलती रहेगी, अदरवाइज मत रहना, बट टू रिमेम्बर हिप चलेगी, रिप्रोडक्शन भी होएगा, रिप्रोडक्शन होएगा तो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी भी बनती रहेगी। ओके, चलो, तो ये हमने पढ़ा व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन की बातें हैं जिस पे रिप्रोडक्शन डिपेंड कर सकता है। 4 फैक्टर्स देखा हमने। आइए तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा करते हैं, हम इसे एक कॉम्परेटिव स्टडी के साथ करते हैं ताकि चीजें आपको याद रहेंगी और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आप बना पाओगे। ठीक है, सो कॉम्परेटिव स्टडी। कॉम्परेटिव स्टडी। सो फर्स्ट कैरेक्टर जो हम डिस्कस करेंगे, ये कैरेक्टर किसकी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा समझो। चलो टेबल बन गया आपको। टेबल के थ्रू आप लिख भी सकते हो, याद रहेगा, आसानी होगी आपको याद करने में। सबसे पहला फैक्टर है कि ये कैसा प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन, दोनों के टाइप के बेसिस पर करना चाह रहे हैं। तो बोला जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये काफी सिंपल है लेकिन रैपिड है, बहुत तेजी से होती है। सिंपल तरीका है बट बहुत तेजी से होती है। दूसरा बात करें तो बोलते हैं ये तो कॉम्प्लेक्स है, स्लो है और काफी जटिल है, एलैबोरेट है, एडवांस है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास पहला हो गया कि सिंपल प्रोसेस कौन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेकंड आता है पेरेंट्स इन्वॉल्व। पेरेंट्स इन्वॉल्व क्वेश्चन आता है कि कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, राइट। फर्स्ट में याद रखना है एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये यूनिपेरेंटल है। ओके, जबकि इसकी बात करें इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और ये बाई पेरेंटल है। क्लियर? तो इसमें 2 पेरेंट्स हैं, एक मेल पेरेंट्स है और दूसरा फीमेल पेरेंट्स है। 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड गैमीट फॉर्मेशन, इसी को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमीटोजेनेसिस
जेनेटिक्स। तो यहाँ पे ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। बस मैंने प्लस माइनस कर दिया, एनसीईआरटी को लैंग्वेज में लिखा। क्या लैंग्वेज लिखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन may or may not involve, right? Asexual reproduction occurs with or without gamete formation. समझे? With हो भी सकता है, gamete बन भी जाए, without gamete ना भी बने, दोनों बातें बोली गई। प्लस मैंने gamete का फॉर्मेशन हो भी सकता है, माइनस का मतलब gamete का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 100% गैमेट का फॉर्मेशन होगा और ये दोनों गैमेट बनेंगे, मेल के भी और फीमेल के भी। मतलब जो अपोजिट सेक्स के गैमेट्स हैं, अपोजिट सेक्स की जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, दोनों को बनना पड़ेगा। और इसके बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस आती है गैमेटिक फ्यूजन। और ये जो गैमेटिक फ्यूजन है ये नहीं होगा, किसके अंदर नहीं होगा, ये एब्सेंट होगी, चलो प्लस माइनस करते हैं, इसको माइनस करता हूँ, एब्सेंट होगी, नहीं होगा, किसके अंदर नहीं होगा, असेक्सुअल। बात समझे आप? बेशक गैमेट बन जाए बट फ्यूजन नहीं होना। अब इसको आप ऐसे समझे, यहाँ मैं समझा रहा हूँ। ये मान लो मेल बॉडी है, ये मान लो फीमेल की बॉडी। तो क्या हुआ, इसने गैमेट बना ली, मान लो ये हैप्लॉइड, इसने गैमेट बना ली, मान लो हैप्लॉइड। अब क्या होगा, गैमेट तो बन गया, गैमेट फॉर्मेशन अगर, या गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, ये जब आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, N और N दोनों मिलेगा और ये 2N बनेगा, दिस इज कॉल्ड गैमेटिक फ्यूजन। और इसी गैमेटिक फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन या सिंगानी बोलते हैं। तो आप देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगानी या फर्टिलाइजेशन। बस में आ रही सबको, अब आप समझे। तो ये तीन गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी, असेक्सुअल में, जबकि सेक्सुअल में 100% होगा। गैमेटिक फ्यूजन कभी नहीं होगा असेक्सुअल में, जबकि 100% होगा किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब आप समझे क्या होगा, ये जो गैमेट बना ये आगे हो जाता, फ्यूज कर जाता, लेकिन किसी कारण बस बन तो गया, फ्यूजन नहीं हुई। समझे, फ्यूजन नहीं हुई तो फिर क्या हुआ, कंडीशन बाहर का एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हो गया, फेवर किया, भोजन की कोई कमी नहीं हुई, इस कारण ये गैमेट फिर से अपनी बॉडी का निर्माण कर लिया। अब बताओ, गैमेट बन तो गया लेकिन गैमेटिक फ्यूजन नहीं हुई, वही बॉडी फिर से बॉडी को बना लिया। तो आप बताएं इसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए, एक या तो बिल्कुल सही, या तो एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए, या तो मेल का हो सकता है या फिर ये फीमेल का। जबकि ये दोनों आपस में यहाँ और यहाँ फ्यूज करेंगे तो एक और एक कितने हो गए, टोटल 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, बाई पेरेंटल है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। जो असेक्सुअल है वो कैसा है, यूनिक पेरेंटल, एक ही बॉडी इन्वॉल्व है। और गेटिंग पॉइंट, क्योंकि एक ही बॉडी इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई राइट। और ये जल्दी हो जाएगी, तो इट इज रैपिड प्रोसेस। जबकि ये कॉम्प्लेक्स है, स्लो है, ये ब्लडेड है, बहुत समय लगेगा गैमेट बनने में, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है गैमेट का फॉर्मेशन होना। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट पॉइंट है अपना वेरिएशन। अब गैमेटिक फ्यूजन तो हुआ नहीं, जैसा पेरेंट्स है वैसा ही तो बॉडी बन जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होगा, जबकि यहाँ पे वेरिएशन होगी। और जब वेरिएशन होगी तो उसका एक और बेनिफिट क्या है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशन होगा।
इसलिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम प्रमोट करते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म की क्या हो सके, इवोल्यूशन हो सके। वेरिएशन के थ्रू इवोल्यूशन होती है, सभी पता है आपको, राइट ना? ये बात समझ में आ गई। तो ये 5 पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया, सब एक दूसरे से लिंक है। अब इसके वेरिएशन नहीं होने से इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, आइए उसकी बात समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक वर्ड यूज करते हैं हम क्लोन की। क्या याद आ रहा है आपको? नाम सुना आपने क्लोन की? एक बार आया एग्जाम में, सिबलिंग, नाम सुना आपने? अभी आपको समझाता हूं। So, continue with respect to differences. तो यहाँ पे आप देखें, जो बात हो रही है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, हमने बात की है 6 पॉइंट। यहाँ पे बनता है प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन हुआ, राइट? तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रही है वो हो रही है किसकी? क्लोन। क्लियर? यहाँ पे हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस जरूर मानते हैं। जो क्लोन होता है ये मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल और सेम होते हैं। सेम, क्लियर? ये कैसा होता है? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिफरेंट दैट ऑफ वन पेरेंट। कोई एक पेरेंट के जैसा दिखाई नहीं देगा, दोनों पेरेंट से थोड़ा अलग होगा ये, राइट ना? दोनों के मिक्सअप होने के कारण, समझे? अब आपने क्या किया, क्लोन को आप समझे, बड़ा सिंपल टाइप है। आप दही बनाते हो, कैसे बनाते हो? दूध में थोड़ा सा दही लिया, रख दिया आपने, आप उसको हिंदी में जोड़क बोलते हो, कुछ जोड़ा बोलता है, कुछ जोड़ा बोलता है, अलग अलग हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं। इंग्लिश में उसको हम क्लोन बोलेंगे। क्या होता है, आपने दही ली, उसके छक्के लिए थोड़े से प्लॉट और उसमें डाल दिया, पूरी उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? माइटोसिस। बैक्टीरिया है और माइटोसिस बोल सकते हैं। सारा प्रोसेस हुआ, रात भर में पूरी दही तैयार हो गई, दही में कोई चेंजेस नहीं है। आप इसको बॉडी में करते हो। चलो आपने अदरक देखा, जिंजर, राइजोम है, याद आ रहा है आपको? मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था 11th में। राइजोम में क्या होता है, वो आप देखते हो, जो राइजोम स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम में मिट्टी के अंदर डाल दिया आपने, डालने के बाद बाहर निकालो, उसमें से तोड़ लो, तोड़ने के बाद छुटा हुआ पार्ट है पीछे और मिट्टी में डालो। क्या होगा, उसी के नोट के ऊपर बर्ड बनेंगे, बर्ड ग्रो होता जाएगा, पूरी उसकी स्टेम बढ़ती जाएगी और एक बर्ड से बहुत सारे आपको फैले हुए आपको जिंजर दिख जाएंगे। तो कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। तो ये एक प्रकार का क्लोन है, राइट ना? तो जो भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है? क्लोन है। उसमें कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नहीं आएगी, कोई जेनेटिकल चेंजेस नहीं आएगी, इसलिए तो वेरिएशन नहीं होगा, और जब वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, राइट? नाउ जबकि यहाँ पर क्या हुआ, फादर और मदर दोनों के गैमेट्स आएंगे, दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ये रिकॉम्बिनेंट है, इसलिए दोनों में से किसी एक का कम होगा, किसी एक का ज्यादा होगा, तो थोड़ा डिफरेंसेस आएंगे। जेनेटिक लेवल पे, जब जेनेटिक लेवल पे होगी तो मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे भी चेंजेस आएंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट यू मीन बाय रैमिट। अब बहुत सारे जो क्लोन्स बनते हैं उसका जो इंडिविजुअल होता है, दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड रैमिट। व्हाट इज रैमिट? इंडिविजुअल ऑफ क्लोन इज कॉल्ड रैमिट। ठीक उसी प्रकार से आपने एक वर्ड सुनी होगी, अपने स्कूल में खूब यूज करा होगा, सिबलिंग। क्या रहा है क्या? अब सपोज करो फादर है, मदर है, अब इनके मान लो 2 बच्चे हो गए, हम 2, हमारे 2, राइट? अब क्या होगा,
ये बच्चा मान लो बॉय है और ये गर्ल है, तो ये बोलेंगे हम दोनों सिबलिंग्स हैं, एक ही माता पिता के बच्चे सिबलिंग कहलाते हैं, जो बायोलॉजिकली सेम होते हैं, राइट ना। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो इंडिविजुअल ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होंगे, दैट इंडिविजुअल ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड sibling. Is it clear? And the individual of clone is called rank. Is it clear? इस तरीके से यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं होगा। हाँ, यदि म्यूटेशन हो जाती है किसी कारण से, तो क्लोन के अंदर हो सकता है वेरिएशन हो, अनलेस अनटिल कोई वेरिएशन नहीं होगा। किसमें? क्लोन में। बस में भी ना। अब ये बात करते हैं इसका जो मेथड्स हैं, इस मेथड्स को बोलते हैं पैनमिक्टिक, जबकि इसको बोलते हैं एम्फीमिक्टिक। एम्फी में दोनों, मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड एम्फीमिक्टिक। नाउ आइए वो बात करते हैं इसके एग्जांपल की। इस लास्ट टाइम एक बात, इसमें एग्जांपल क्या आएगा, आप देखेंगे कि जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑलमोस्ट सभी के अंदर ये प्रोसेस होता है। और ये सभी प्रोसेस कौन है, यहाँ पर सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मोंडा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ये सारे हो गए। मानते हैं कि जो हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स, राइट, और जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये प्रोसेस नहीं होता। याद रखना है, ये प्रोसेस हुआ कहाँ, प्लांट्स भी हो सकते हैं सिंगल ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल्स भी हो सकते हैं, ये ऐसे हैं जिसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, इसीलिए तो इसको बोला कैसा प्रोसेस, कैसा रिप्रोडक्शन, सिंपल रिप्रोडक्शन बट रैपिड, बहुत तेजी से होगा। प्रोसेस सिंपल है, केवल सेल डिवीजन से ही तो ये प्रोसेस चल रही है। आप देखो तो या बॉडी लेवल पे है तो वो क्या कर रहा है, बेसिक टिश्यूज बना के अपने को डेवलप कर रहा है बॉडी के बॉडी में, राइट। जबकि यहाँ लेंगे तो ये आएगा हायर प्लांट एंड एनिमल, हायर प्लांट एंड एनिमल। Is it clear? So this is about what differences between asexual and sexual reproduction. Is it clear? Now we will discuss about method of asexual reproduction. Okay? So thank you. In next class we will study methods of asexual reproduction. Till now, okay. All the best. Keep watching. Like, subscribe this video. Give your good and all the comments what you feel for this sort of botanica. Get the honey of botany with this Hertus botanica. Thank you very much.